हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ना 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 पढ़ने वाले नहीं हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होगी। ये स्टोरी इसलिए बनाई गई है ताकि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट्स को अच्छे से समझ सके और उसे याद रख सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है फ्रांस की, 18th सेंचुरी फ्रांस की। वहाँ पर एक राजा और एक रानी रहा करते थे। राजा का नाम था लुई 16 और रानी का नाम था मारी एंटोइनेट। ये एक बहुत ही आलीशान महल में रहा करते थे। इसे पैलेस ऑफ वर्साई कहा जाता है। लुई 16 जब राजा बना तो उसने देखा कि उसका शाही खजाना खाली हो चुका है। देयर वॉज एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब दिक्कत ये थी कि आखिर ये खजाना खाली कैसे हुआ। दरअसल फ्रांस अक्सर किसी न किसी वॉर पे लगा रहता था, और हमें तो पता है कि अगर आप किसी वॉर में लगे रहें तो क्या होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब होती जाएगी, खजाना खाली होता जाएगा। फ्रांस में दिक्कतें कुछ और भी थी। फ्रांस में दिक्कत ये भी थी कि वहाँ पर फसल अक्सर बर्बाद हो जाया करती थी, जिससे वहाँ पर फूड ग्रेन की सप्लाई जो थी वो कम हो जाया करती थी। साथ ही हम देखेंगे कि वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। एक तरफ तो फसलें बर्बाद होना और दूसरी तरफ पॉपुलेशन का बढ़ना, ये आम लोगों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रही थी। और साथ ही शाही खजाना भी खाली हो चुका था। अब राजा ये सोच रहा था और उसके आसपास के लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इस खजाने को भरा कैसे जाए, आखिर क्या ऐसा किया जाए कि ये खजाना फिर से भर जाए। तो ये बात चल रही थी, ये सोच विचार चल रहा था। तब उनकी रानी ने उसे एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हम जनता पे थोड़ा सा और टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ेगा तो खजाने में पैसे और आने लगेंगे। अब अगर टैक्स बढ़ाना था फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पर स्टेट जनरल की एक मीटिंग करनी थी। अब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई वहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाया गया। इस मुद्दे पे डिसीजन होना था कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या कितना बढ़ाना है और कौन कौन टैक्स पे करेगा। तो इस मुद्दे पे जब चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर एक मसला था कि यहाँ पर वोटिंग कैसे होगी। जो पुराना सिस्टम था वोटिंग का, उसमें ये था कि फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट हुआ करता था, सेकंड स्टेट के पास एक वोट हुआ करता था और थर्ड स्टेट के पास एक वोट हुआ करता था। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि वोटिंग एक एक स्टेट के हिसाब से नहीं होगी, उस स्टेट में कितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से होगी। दरअसल फर्स्ट स्टेट में 300 लोग हुआ करते थे, सेकंड स्टेट में 300, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे स्टेट जनरल में वो 600 थे। अब मुद्दे की बात ये थी कि क्या ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। अगर ये नया सिस्टम ऑफ वोटिंग आ जाता तो थर्ड स्टेट के जीतने के चांसेस थे और टैक्स नहीं बढ़ सकता था वहाँ पर। अब इस मुद्दे पर लेके एक तरफ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आ गए और दूसरी तरफ थे थर्ड स्टेट के लोग। उनके बीच में जमकर बहस हुई, उनकी लड़ाई हुई, और थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हम ये मनमानी नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं कि जो वोटिंग हो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नए सिस्टम के हिसाब से हो। जब ये बात नहीं मानी गई तो थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से नारा लगाते हुए बाहर निकल गए, बड़े गुस्से से बाहर निकल गए। अब ये लोग जाते हैं और एक टेनिस कोर्ट में पहुँचते हैं
और वहाँ पर जाके ये डिसाइड करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और हम राजा के पावर को लिमिट कर देंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल ही रहा था कि एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को पेरिस की सड़कों पे भेजा। बोला, जरा जाकर तो देखो कि आखिर पेरिस में लोग इतने लड़ क्यों रहे हैं, झगड़ क्यों रहे हैं। दरअसल फ्रांस में एक प्रॉब्लम चल रही थी जिसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर फसलें बर्बाद हो जाया करती थी, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा था। इसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें थी उसकी किल्लत हो रही थी, उसकी स्कैर्सिटी हो गई थी। तो इसकी वजह से दुकानदार जो है वो रेट बढ़ा दिया करते थे, और इसी की वजह से दुकानदारों और आम लोगों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। तो जब राजा के सैनिक पहुंचते हैं पेरिस की सड़कों पे, तो वहाँ पर आम जनता को ये लगता है कि राजा के जो सैनिक हैं वो उनको मारने के लिए आए हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी आर्मी बनाते हैं और कहते हैं कि हम राजा के इन लोगों से लड़ेंगे। तो वो लोग हथियार ढूंढने के लिए बहुत सारे जगह पे जाते हैं। फाइनली वो पहुंचते हैं बेस्टाइल के फोर्ट में, और वहाँ पर घुस जाते हैं हथियार ढूंढने के लिए। उनकी हाथापाई होती है वहाँ के जो आर्मी के लोग रहते हैं, और इसी दौरान क्या होगी कि बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और यहीं से शुरुआत होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाएगा, और अब देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने लगेगा। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सिस्टम ये होती है कि देश संविधान के हिसाब से तो चलता है, लेकिन वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक मोनार्की होता है। अब राजा का पावर लिमिटेड हो गया था, तो इस वजह से राजा जो था वो बहुत ही दुखी था। उसे लग रहा था कि किस तरह मैं फिर से अपना पावर वापस गेन कर लूँ। तो वो क्या करता है कि वो सीक्रेट मीटिंग करता है ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के राजाओं के साथ, और उनको कहता है कि देखो, मेरे यहाँ तो लोगों ने मुझे सत्ता से हटा दिया है। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे और मुझे वापस मोनार्क नहीं बना दोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे देश में भी तुम्हारे लोग तुम्हें गद्दी से उठा के फेंक दें, ओके, सत्ता को बदल दें, और यहाँ फिर लोगों का राज हो। अब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये सोच रहे थे कि हम क्या करते हैं कि चलो फ्रांस पे आक्रमण करते हैं, वहाँ इन्वेड करते हैं, और जो लुई 16 है उसको फिर से मोनार्क बना देते हैं विथ फुल पावर। ओके, इससे पहले कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया फ्रांस पे अटैक करे, ये बात लोगों को पता चल गई, फ्रांस के लोगों को पता चल गई, और उन लोगों ने ही ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पे अटैक कर दिया। और उसी के कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर एक क्लब होगा, जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब जो रहेगी, इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे जो बहुत ही गरीब लोग रहेंगे, लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रहेगी। अब ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की सिस्टम आई तो वहाँ पर बहुत कुछ बदला, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको इस रेवोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन लोगों ने सोचा कि हम और एक रेवोल्यूशन करने वाले, हमें और एक रेवोल्यूशन करना चाहिए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको भी तो कुछ मिले। इनके जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और फिर क्या करेंगे कि ये लोग पैलेस ऑफ टुइलेरीज जाएंगे, वहाँ पर राजा होगा लुई 16, उसको बंधक बना लेंगे और यहाँ पर एक रेवोल्यूशन करेंगे। और इस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी। ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सारे लोग इलेक्टेड होते हैं। इससे पहले वाले सिस्टम में हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले सिस्टम में, कि वहाँ पर राजा होता था, हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे के सारे लोग इलेक्टेड ही होंगे। अब
रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आएगी तो यहाँ पर लुईस 16 जो रहेंगे उनको गिलोटीन कर दिया जाएगा, यानी कि उनको मार दिया जाएगा। और ये काम करने वाले थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और उनको मारने के बाद फ्रांस के अंदर एक रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होगी। दरअसल जो भी लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उनको चुन चुन के मारने लगा। उन्हें जरा भी शक होता है कि ये बंदा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर देता। इस तरह यह हुआ कि पूरे फ्रांस के अंदर एक दहशत का माहौल फैल गया कि पता नहीं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कब हमें गिलोटीन कर दे, कब हमें मार दे। आखिरकार लोग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यार इस बंदे को ही ख़त्म कर देना चाहिए, और फिर उनको गिलोटीन कर दिया जाता है। इनको गिलोटीन करने के बाद वहाँ पर एक नया सिस्टम आता है रूलिंग का, जिसे हम डायरेक्टरी रूल कहते हैं। यहाँ पर 5 लोग मिलजुल कर देश को चलाएंगे, ऐसा सोचा गया। दरअसल जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अकेला बंदा पूरे देश को चला रहा था तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी और वो अपनी मनमानी कर रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि अगर 5 लोग मिलजुल के काम करेंगे तो यहाँ पर देश शांतिपूर्वक चलेगा, देश अच्छे से चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 5 लोग आपस में लड़ते रहते थे और उसका फ़ायदा उठाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता को अपने कब्जे में ले लेंगे और वहाँ पर वो डिक्टेटर बनकर आ जाएंगे। 5 सालों के बाद नेपोलियन को ये लगेगा कि डिक्टेटर शब्द बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इस स्टोरी के एंड में पहुंच जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।